दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का EITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा वीडियो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का जो मैटर होता है उसके अंदर जो चैप्टर है उसके अंदर वृत्त के ऊपर अपन वीडियो बना रहे हैं। ये तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता जाऊँगा और वीडियो में समझाता जाऊँगा कि किस तरह से वो पॉइंट्स होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। तो उसके अंदर पहला जो वृत्त के अंदर होता है कि वृत्त क्या चीज़ होती है, जिसको अंग्रेजी में सर्किल कहते हैं, कि ऐसा गतिशील बिंदु जो एक स्थिर बिंदु जिसे केंद्र कहते हैं से सदैव समान दूरी पर रहता है, वृत्त की रचना करता है। यहाँ पर अगर हम एक केंद्र बिंदु ले लें, इससे समान दूरी के ऊपर अगर कोई बिंदु लगा दें और इस बिंदु को इसको स्थिर मानते हुए अगर चारों तरफ घुमा दें तो ये पथ बन गया, यानी कि एक रास्ता बन गया। तो इस रास्ते को या इस पथ को जो हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। तो ये केंद्र बिंदु हो गया और ये जो रास्ता बना पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम करके ये हमारा बिंदु पथ कहलाएगा, जिसको कि हम अगर अपनी ड्राइंग की भाषा या गणित की भाषा में कहें तो ये परिधि कहलाती है। तो ये चारों यहाँ से यहाँ तक चलेंगे अपन, ये परिधि हो गई। और अगर अपन कोण के बारे में बात करें तो इस तो इस बिंदु पर अगर अपन ये कोण के बारे में बात करें, यहां से स्टार्ट हुई है और यहां तक जाए, यहां से घूम करके अगर यहां तक जाता है तो ये 360 डिग्री का कोण कहलाता है। और इसको हम जो है वो 2 पाई भी कह सकते हैं, क्योंकि एक पाई का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि हमारे वृत्त के अंदर 2 पाई यानी कि 360 डिग्री का कोण होता है। अगर हम इस बिंदु से मध्य या केंद्र बिंदु से इस परिधि तक की जो दूरी है इसके बारे में बात करें तो ये हमारी जो कहलाती है, इसको हम कहते हैं त्रिज्या। इसको कहते हैं हम त्रिज्या। इसको हम स्मॉल r से या कैपिटल R से भी लिख सकते हैं या बोलते हैं। यदि हम इस त्रिज्या के अपोजिट साइड में भी अगर केंद्र से परिधि तक की दूरी ले लें तो ये भी हमारी यहां से यहां एक त्रिज्या के बराबर हो गई। लेकिन अगर दो त्रिज्याओं को मिला दिया जाए यहां से यहां तक, तो ये भी r हो गया हमारा स्मॉल r, ये भी स्मॉल r हो गया, तो ये टोटल हो गया 2r। और 2r यहां पर हो जाता है, इसको फिर हम कहेंगे व्यास, जो कि या तो स्मॉल डी, कभी कई जगह स्मॉल डी लिखा जाता है या कहीं पे कैपिटल डी भी लिखा जाता है। और इसका मान जो है वो 2r के बराबर। ये आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स में काफी काम आता है। तो यहाँ पर हमारा केंद्र बिंदु हो गया, ये परिधि हो गई, त्रिज्या हो गया और व्यास हो गया, और डिग्री हमारा 360 हो गया, जिसको कि हम 2 पाई कहते हैं। इसके बाद जो अगला बिंदु है, केंद्र को थोड़ा समझा देता हूं। केंद्र क्या है यहाँ पे, कि जिस स्थिर बिंदु के चारों ओर एक चल बिंदु एक नियत दूरी बनाए रखते हुए गति करता है तो उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो दोबारा समझ लेते हैं, जिस स्थिर बिंदु, ये स्थिर बिंदु है, के चारों ओर चल बिंदु एक नियत दूरी बनाए रखते हुए गति कर रहा है तो उससे वृत्त बन गया है। त्रिज्या क्या चीज है, या जिसको कि हम अर्धव्यास भी कह सकते हैं, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित चल बिंदु की दूरी को त्रिज्या या अर्धव्यास कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो हम अर्धव्यास भी लिख सकते हैं। अर्ध यानी आधा, व्यास यानी यहां से यहां तक की दूरी। व्यास की डिस्टेंस लेने के लिए ये जरूरी होता है कि वो जो हमारी दूरी है या वो जो लाइन या रेखा है वो हमारे इस केंद्र से गुजरनी ही चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर अपन यहाँ से भी इसको लिखेंगे, यहाँ से यहाँ बनाएंगे
जरूरी हो जाता है कि व्यास लेने के लिए हमको केंद्र से गुजरना ही पड़ेगा। इसके बाद व्यास क्या है? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा जो उसकी परिधि को दो बिंदुओं पर आमने सामने स्पर्श करती है को व्यास कहते हैं। व्यास की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई की दोगुनी होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है परिधि, सर्कमफ्रेंस। वृत्त के केंद्र से नियत दूरी बनाए रखे हुए चल बिंदु की पूर्ण बिंदु पथ को वृत्त की परिधि कहते हैं। अपन ने केंद्र लिया, यहाँ से ये बिंदु लिया, इसको चारों तरफ चलाया अपने इस केंद्र के चारों तरफ, तो ये जो पथ बनेगा उसको हम परिधि कहते हैं, अंग्रेजी में इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। इसके बाद आता है चाप। वृत्त की परिधि के एक अंश को चाप कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? यदि हम यहां से और यहां तक की दूरी लें तो ये क्या कहलाएगी? चाप कहलाएगी। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, चाप। वृत्त के ऊपर जो परिधि है उसके किसी भी एक अंश को हम चाप कह सकते हैं। वो हमारा यहां से लेकर के यहां तक का भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक इतनी चाप हो सकता है। इसके बाद है जीवा। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर के ना गुजरे उसको हम क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हम यदि हम दो बिंदुओं को इस तरह से मिलाएं कि वो मध्य के केंद्र बिंदु से ना गुजरे तो वो क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा, सॉरी जीवा कहलाएगा। तो ये हमारी जीवा होगी। क्लियर? इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है छिद्रिका। वृत्त को दो खंडों में विभाजित करने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर ना गुजरे को छिद्रिका कहते हैं। जीवा भी वृत्त को दो खंडों में विभाजित करती है, परंतु यह वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर केवल स्पर्श करती है। तो जीवा में तो क्या होता है? जीवा में क्या होता है कि वृत्त की परिधि पे हम यहाँ पे टच कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरी रेखा खींचे जो कि वृत्त के केंद्र से ना गुजरे लेकिन आर पार हो जाए। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से लाइन खींच दूं जो कि इसको टच करते हुए बाहर निकल जाए तो ये हमारी क्या रेखा कहलाएगी? छिद्रिका। ये कहलाएगी हमारी छिद्रिका। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा वृत्तखंड। एक जीवा तथा एक चाप से घिरे हुए वृत्त के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तो यहाँ पर चाप आपको समझाया, ये हमारा चाप है, इसको भी चाप कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी चाप कह सकते हैं। ये हमारी जीवा है। यानी कि अगर इस खंड की बात करें जिसके अंदर दो तो बिंदु हो गए और ये यहाँ से यहाँ तक तो ये चाप हो गया और एक हमारी जीवा हो गई, इसके बीच की जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। तो अपन इसको कह सकते हैं वृत्तखंड। अब वृत्तखंड भी हमारे दो हो सकते हैं। यहाँ अगर इस पूरे वृत्त को देखें तो एक तो हमारा खंड ये वाला हो गया और एक खंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये बाकी बचा हुआ हो गया। तो ये छोटा वृत्तखंड हो गया और ये हमारा बड़ा वृत्तखंड। क्लियर? इसके अंदर सेंटर से होकर के गुजरना नहीं चाहिए। ये जो हमारी रेखा है जीवा हमारे सेंटर से नहीं गुजरेगी। अगर वो सेंटर से गुजर जाती तो वो हमारा फिर व्यास कहलाता है, जीवा नहीं कहलाता। इसके बाद आता है स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा जो है बहुत ज्यादा काम आती है आपके मैथमेटिक्स के अंदर, उसके बाद टेक्नोमेट्री के अंदर। स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है कि वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि कैसे बनी होती है? बहुत असंख्य बिंदुओं से मिलकर के वृत्त की परिधि बनती है जिसकी दूरी केंद्र से हमेशा समान रहती है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम कोई भी एक ऐसी रेखा खींचे जो इसके परिधि को टच होते हुए निकले उसको हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। तो मैं अगर मान लीजिए यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचता हूं, ये मैंने रेखा खींची जो कि इसको यहाँ टच करती हुई जा रही है। इस स्पर्श रेखा में खासियत ये होती है कि इस स्पर्श रेखा से अगर एक रेखा खींची जाए केंद्र बिंदु की तरफ
तो इन दोनों के बीच के अंदर हमेशा कोण कितने डिग्री का होगा? इधर भी 90 डिग्री होगा और ये इधर भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में हम टेंजेंट रेखा भी कहते हैं। तो इसकी खासियत यही है कि एक तो ये वृत्त की परिधि को टच होकर निकलती है, जब भी स्पर्श कहलाती है ये। और अगर एक केंद्र से एक रेखा खींची जाए इस रेखा के ऊपर, तो वो हमेशा 90 डिग्री पर आएगी। और एक वृत्त के अंदर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है अर्धवृत्त, सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल क्या हो गया? परिभाषा के हिसाब से व्यास वृत्त को दो बराबर क्षेत्रों में विभाजित करता है। इस बराबर भाग को वृत्त का अर्धवृत्त कहते हैं। यानी कि हमारा जो व्यास है, कौन सा है व्यास? यहां से यहां तक का जो व्यास है, इस वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। एक हमारा ये ऊपर वाला हमारा अर्धवृत्त कहलाएगा, नीचे वाला भी हमारा अर्धवृत्त कहलाएगा। क्लियर? इसके बाद है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? दो अर्धव्यास तथा एक चाप से घिरे वृत्त के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। दो अर्धव्यास और एक चाप से घिरे, तो अर्धव्यास तो क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। अगर मैं मान लीजिए इस तरह से एक लाइन खींच देता हूं, ये भी हमारी त्रिज्या के बराबर होगी, अर्धव्यास के बराबर। तो ये जो मेरा एरिया है जिसके अंदर ये एक चाप आ गया और ये एक अर्धवृत्त यानी त्रिज्या और एक ये त्रिज्या, तो ये हमारा क्या कहलाएगी? त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा? इसके अंदर दो त्रिज्याएं और एक चाप से मिलकर के जो क्षेत्र बनता है उसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। अगला जो बिंदु है वो है समकेंद्रीय वृत्त। जब दो वृत्तों का केंद्र बिंदु एक ही हो तो ये वे समकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये कोण नहीं होता, मान लीजिए ये कोण नहीं है, तो एक वृत्त ये और एक वृत्त ये, इन दोनों का केंद्र हमारा एक ही हो गया, तो ये कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? समकेंद्रीय वृत्त। अगला एक बिंदु क्या हो गया हमारा? समकेंद्रीय वृत्त। इनका केंद्र हमारा एक ही होता है। और इसके बाद अगला जो पॉइंट है लास्ट, उसको कहते हैं उत्केंद्रीय वृत्त। वृत्त की परिधि में ही बना दूसरा वृत्त जिसका केंद्र बिंदु मूल वृत्त से अलग हो उत्केंद्रीय वृत्त कहलाता है, जिसको एसेंट्रिक भी कहते हैं। उसके लिए हमारा जो वृत्त बनेगा वो आप देखें इधर। यदि मैं यहां पर एक वृत्त बना दूं, मान लीजिए मैंने यहां एक वृत्त बना दिया, तो इसका जो केंद्र है वो इस केंद्र से अलग हो गया और इस वृत्त के अंदर ही हो गया, तो ये जो हमारा वृत्त बनेगा वो उत्केंद्रीय या जो एसेंट्रिक वृत्त कहलाता है। बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि ये हमारा मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु कहलाएगा। इससे दूरी पर अगर हम कोई केंद्र इससे कुछ दूरी पर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं और इस दूरी को समान रखते हुए अगर हम एक पथ बनाते हैं या रास्ता बनाते हैं, तो ये पथ हमारा परिधि कहलाएगा, जिससे कि ये वृत्त बनेगा। वृत्त बन गया ये। यहां से यहां तक की जो दूरी है, यानी कि मध्य के केंद्र बिंदु से परिधि तक की जो दूरी है वो हमारी अर्धवृत्त या त्रिज्या कहलाती है, जिसको कि हम स्मॉल या आर या कैपिटल आर लिखते हैं कैलकुलेशन के अंदर, जब भी अपन कोई फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं। तो अगर हम एक त्रिज्या इधर भी ले लें तो यहां से यहां तक की जो दो त्रिज्याएं मिलकर के एक व्यास बनता है, इसीलिए व्यास को डी या कैपिटल डी लिख करके हम 2r के बराबर लिखते हैं। परिधि हो गई, अर्धव्यास हो गया, उसके बाद व्यास हो गया, उसके बाद हमारा आ गया, अच्छा ये इस केंद्र के ऊपर हमारा जो डिग्री होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, जो कि 2 पाई के बराबर होता है। इसके बाद आ गया हमारा ये हमारी ये जो होती है दूरी, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी एक चाप कहलाएगी। जो हम प्रकाश से बनाते हैं वो भी हमारा चाप कहलाता है। जो पहले आपने मेरे वीडियो देखे होंगे उसके अंदर मैं कई जगह प्रकाश से
चाप बनाने की बात कहता हूँ तो वो चाप का मतलब यही होता है कि हम कुछ दूरी पर उसको चलाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हमने इस सेंटर को लेकर के यहाँ से यहाँ तक चलाया तो ये चाप कहलाएगा। एक वृत्त के अंदर असंख्य चाप होते हैं। इसके बाद आता है जीवा। तो जीवा वो रेखा होती है जो एक तो केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती, केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती और परिधि को दो बिंदुओं पर टच करती है। तो ये परिधि पर दो जगह पर टच करती है तो ये हमारी जीवा कहलाएगी। अगर ये जीवा नहीं होती है, आर पार हो जाती है तो वो हमारी ये छिद्रिका कहलाएगी। क्लियर? ये क्या कहलाएगी? छिद्रिका। उसके बाद अर्धवृत्त क्या होता है? अगर हम व्यास ले लें, व्यास और ये जो हमारा ये चाप है ये हमारा एक अर्धवृत्त कहलाएगा। एक वृत्त के अंदर केवल दो ही अर्धवृत्त होते हैं। इसके बाद आता है हमारा वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? एक चाप और एक जीवा से जो बनता है उसको हम क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। वृत्तखंड हमारे दो होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो यहाँ पर ये अगर ये छोटा दिख रहा है तो ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा। अगर ये वृत्तखंड बराबर हो जाएंगे तो वो अर्धवृत्त कहलाएंगे, फिर वो वृत्तखंड नहीं कहलाएंगे, अर्धवृत्त कहलाएंगे। उसके बाद आता है हमारा ये स्पर्श रेखा। ये हमारी क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा में क्या खासियत होती है कि ये वृत्त की परिधि को टच होते हुए निकलती है और स्पर्श रेखा से केंद्र के ऊपर एक कोई लाइन खींची जाए तो उसके अंदर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनना ही चाहिए या बनता ही है। तो ये कोण भी हमारा 90 डिग्री का होगा, ये कोण भी हमारा 90 डिग्री का होगा। और लास्ट इसमें रह गया समकेंद्रीय वृत्त। समकेंद्रीय वृत्त के अंदर अगर एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त बनाए जिसके अंदर पहले वाले वृत्त का ही केंद्र को काम नहीं लिया जाए तो हमारा समकेंद्रीय वृत्त कहलाएगा। और एक होता है उत्केंद्रीय वृत्त। तो ये हमारा है उत्केंद्रीय वृत्त। तो उत्केंद्रीय वृत्त क्या हो जाएगा? इस वृत्त के अंदर अगर हम दूसरा सेंटर लेकर के कोई वृत्त बनाए वो हमारा उत्केंद्रीय कहलाएगा। तो ये बिंदु है, आप इसको मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो आप इसको अपनी शीट पे बना करके इसको इन बिंदुओं को याद कर लें क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन वाले जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें भी आता है, जो मेंसुरेशन के अंदर एक चैप्टर होता है। तो इसको आप बनाइए और इसको एक्चुअली में सही तरीके से बनाना, एक एक चीज़ को समझ के उसकी परिभाषा जो मैंने बताई है वो भी आप किताब में से भी देख सकते हैं। मैं इसकी वीडियो उसके अंदर साथ में डाल दूंगा, उसको समझ के बनाओगे तो आगे आपके काम आएगा। तो बनाइए आप। इस वीडियो का या इस लेक्चर का जो अगला हमारा चित्र बनाने जा रहे हैं वो है कि किसी वृत्त के ऊपर हम स्पर्श रेखा किस तरह से खींचेंगे। तो यहाँ हम एक वृत्त बनाया है मैंने, ये आप रेडियस इसके अंदर 20, 30, 40 जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। जितना बड़ा बनाएंगे उतना ही चित्र अच्छा बनता है। हमेशा आप ध्यान रखें कि पहले की जो वीडियो उनमें भी मैंने इस बात को बताया है कि आप जब अपनी पेंसिल एकदम बारीक रखेंगे और प्रकार के अंदर भी जो पेंसिल लगाते हो या लीड लगाते हो उसकी भी नोक जब बारीक होगी तभी आपके चित्र बहुत अच्छे बनेंगे। अभी मैं क्लास के अंदर कुछ बच्चों के चित्र चेक कर रहा था, उसके अंदर जिन बच्चों ने अपनी पेंसिल को मोटा रखा था उनके चित्रों के अंदर जैसे पंचभुज बनाया तो उसकी 5वीं जो लाइन है वो छोटी बड़ी हो गई, या जहाँ पर उसने दो पॉइंटों से लाइन मिलानी थी वहाँ उसने ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा से इस बात को कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी बिंदु लगाओ उस बिंदु के ऊपर वहाँ पे हल्का सा गड्ढा होना चाहिए और जब उस गड्ढे से होकर के आपकी लाइन गुजरेगी तभी आपकी जो है परफेक्ट ड्राइंग बन सकती है। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। मैं पहले भी इस तरह के वीडियो बना चुका हूँ और इतनी बारीकी से जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इससे संबंधित पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि जहाँ किस तरह से बच्चा गलती करता है उसको कैसे सुधार सकता है। तो उस चीज़ को देखोगे आप तो आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनने वाली है, ये मेरा 100% दावा है। लेकिन आप जो क्लास के अंदर या घर पे शीट बनाते तो वो उन मुख्य बातों का ध्यान नहीं रखते, जैसे पेंसिल की नोक बारीक होना, प्रकार की नोक बारीक होना, बिंदु जहाँ लगाएं आप वहाँ हल्का सा छोटा सा गड्ढा रखें उस गड्ढे में से ही आपकी पेंसिल हमेशा गुजरनी चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो कि ड्राइंग के अंदर बहुत ज़रूरी होती है, जब ये आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनेगी। तो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं एक स्पर्श रेखा बनाए। तो यहाँ मैंने एक मध्य बिंदु लेकर के और एक वृत्त बनाया
इस अब स्पर्श रेखा, अब एक वृत्त के ऊपर असंख्य अपन स्पर्श रेखा कह सकते हैं। और स्पर्श रेखा में खासियत ये होती है कि वो मध्य रेखा से टच जो रेखा आती है उससे हमेशा 90 डिग्री रहती है। तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ और आप हमेशा ध्यान रखें, जहाँ पे भी आप प्रकार का उपयोग करें, एक चीज़ को क्लियर ध्यान रखें, जहाँ भी आप प्रकार का उपयोग करेंगे वहाँ पर हमारी मध्य रेखा सेंट्रल लाइन जरूर बननी चाहिए। और सेंट्रल लाइन बनाने का या मध्य रेखा बनाने का विशेष तरीका होता है जो मैं आपको सिखा देता हूँ। और ये जो चित्र है इसके अंदर आपको एक वर्टिकल सेंट्रल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल सेंट्रल लाइन जरूर बनानी चाहिए। तो वो किस तरह से बनेगी कि यहाँ पर हम अगर सेंट्रल लाइन बना रहे हैं, ये वर्टिकल सेंट्रल लाइन है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा डैश होता है, फिर एक छोटा डैश होता है, फिर एक बड़ा डैश होता है, फिर एक छोटा डैश, फिर एक बड़ा डैश। तो यहाँ पर जो आपका छोटा डैश है वो 3 mm का ले लें और ये जो बड़ा डैश है वो 12 से 15, यानी कि बड़े डैश और छोटे डैश के बीच में 1:3 से लेकर के 1:4 या 1:5 का रेशो होना चाहिए। यानी कि अगर हमारा छोटा डैश 3 mm का ले रहे हैं तो बड़ा डैश हमारा या तो 9 हो या 12 हो या 15 के आसपास हो। तो वो 1-2 बार बनाएंगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। तो ये हमारी एक मध्य रेखा हुई जो कि वर्टिकल है, जिसको कि हम ऊर्ध्वाधर मध्य रेखा भी हिंदी में कहते हैं। और दूसरी हमारी जो मध्य रेखा होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। तो इसको भी आप ऐसे ही ध्यान से बनाएंगे, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, फिर एक बड़ा डैश, फिर एक छोटा डैश और फिर ये बड़ा डैश। यहाँ पर आपका जो गैप होगा वो भी हमारे करीब छोटे डैश के बराबर 3 mm के बराबर होना चाहिए। और मध्य रेखा हमारी हल्की बननी चाहिए। यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारी ड्राइंग के अंदर गहरी लाइन होनी नहीं चाहिए, तो मध्य रेखा हमारी विशेष करके हल्की लाइन होती है। तो ये हमारी 2 सेंटर लाइन, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, इसको हिंदी में हम ऊर्ध्वाधर कहेंगे और इसको यहाँ हिंदी में हम क्षैतिज रेखा कहेंगे, क्षैतिज मध्य रेखा। इसके बाद मान लीजिए हम इस बिंदु के ऊपर स्पर्श रेखा खींचने जा रहे हैं, तो वो हमारी स्पर्श रेखा इस तरह से इसको स्पर्श करते हुए निकलनी चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस वृत्त को ये स्पर्श करते हुए इस बिंदु से निकल रही है, तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगी। इस स्पर्श रेखा की जो मुख्य बात होती है वो इस सेंट्रल लाइन से हमेशा कितने डिग्री रहनी चाहिए, 90 डिग्री। यानी कि हमारी कोई भी स्पर्श रेखा हम जब भी वृत्त पे खींचेंगे, मध्य रेखा से जो आने वाली रेखा है इससे वो हमेशा 90 डिग्री पर होनी चाहिए। तो इस वृत्त के ऊपर हमने स्पर्श रेखा इस तरह से बनानी है। इस वीडियो का या इस लेक्चर का जो अगला बिंदु हम ले रहे हैं वो है 50 मिलीमीटर की 2 समकोण रेखाओं पर 50 मिलीमीटर की 2 समकोण रेखाओं पर R20 का अर्धव्यास का चाप खींचिए। तो यहाँ हम पहले 2 सरल रेखाएं खींचेंगे जो कि समकोण यानी कि 90 डिग्री पर होंगी, 50 mm की होंगी, और उसके ऊपर R20 का चाप हम किस तरह से लेंगे वो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। तो पहले हम 2 रेखाएं खींचते हैं। मान लीजिए ये 50 mm की 2 रेखाएं और इनके बीच में 90 डिग्री कोण है, जिसको कि आप प्रकार से भी 90 डिग्री कोण बना सकते हो, चांदे से। अब यहाँ पर हमको R20 का चाप लेकर के स्पर्श करते हुए हमको चाप बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम मान लें यहाँ पे 20 mm, ये 20 mm के ऊपर हम ये बिंदु लगा लेंगे और यहां से 20 और यहां से 20 लेने के बाद यहां से भी 20 प्रकार का चाप भर के ये काम करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए ये हमारा 8 का चाप हो गया, ये बराबर आ रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से एक इधर चाप लगाएंगे और यहां से एक
इधर चाप लगाएंगे। तो हमारा ये बिंदु आ गया। उसके बाद इसी चाप जो आपका 20 का चाप है, आगे बात समझ में? हमने 50 की ये रेखा खींची, 90 डिग्री पे दूसरी रेखा खींची। उसके बाद यहाँ पे हमने चाप से या नाप करके स्केल से हम 20 का एमएम का यहाँ पे लगाएंगे, लगेंगे। उसके बाद प्रकार के अंदर चाप मारेंगे, यहाँ से चाप मारेंगे और इधर से चाप मारेंगे, तो ये बिंदु आएगा। इसके ऊपर बिंदु को इस तरह से अपन पेंसिल से लगा देंगे और इसी चाप को अपन प्रकार में भर के यहाँ से जब इसको मारेंगे अर्धवृत्त जैसा बनाएंगे, तो ये हमारा को यहाँ टच करता हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी हमारी 20 की बराबर थी और ये दूरी हमारी 20 की, इसलिए ये हमेशा इसको टच करते ही दिखेगा। तो इस तरह से हम दो रेखाओं को स्पर्श करते हुए चाप बना सकते हैं। तो बना लोगे? इस वीडियो का या इस लेक्चर का जो अगला चित्र हम बनाने जा रहे हैं वो है, एक हमको 50 mm की दो सरल रेखाएं जो 60 डिग्री पर झुकी हो पर R20 का चाप स्पर्श करते हुए खींचना है। तो पहले हम दो रेखाएं खींचेंगे जो एक दूसरे से 60 डिग्री पर होनी चाहिए और 50 mm की होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने ये दो रेखाएं खींच रखी हैं, ए बी हमारी 50 है और ए सी भी हमारी 50 है। तो यहाँ पर हमारी ए बी भुजा 50 है और ए सी भुजा हमारी 50 है, जो कि 60 डिग्री पे बनी हुई है। यहाँ पर हमको जो 60 डिग्री कोण को दर्शाना है, यानी कि जो डायमेंशन देने का तरीका है, जो अपना डिग्री वाला होता है, वो इस तरह से होता है कि यहाँ पर जो एक चाप बना रखा है मैंने, प्रकार से बनाया आप भी, क्योंकि अधिकतर बच्चे मैंने देखा है कि उसको वो हाथ से बना देते हैं तो इतनी एक्यूरेसी नहीं आती है। तो एक्यूरेसी लाने के लिए भी आपको यहाँ पे प्रकार का उपयोग करना है और चाप बनाने के बाद दोनों सिरे बनाए और यहाँ पे इस तरह से 60 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ए डी हमने यहाँ पे 20 mm काट ली, स्केल से काट लो या चाप से काट लो, और इसी तरह यहाँ पर ए सी ए ई को भी हमने 20 mm काट लिया, क्योंकि हमको R20 का यहाँ पे चाप लगाना है। तो जो भी जितने का भी चाप आपसे मांगा जा रहा है उसी को आप प्रकार में भर के काट लेंगे। इसके बाद इस AC रेखा के समानांतर, AC रेखा के समानांतर में ये जो बिंदु है हमारा D 20 की दूरी पर है, एक हम समानांतर रेखा खींचते हैं, यानी कि इस लाइन से समानांतर में ये रेखा खींचेंगे इस तरह। तो आप जब रोलर ड्रा से या सेटिस्फायर से लाइन खींचोगे तो ये समानांतर आनी चाहिए। इसी तरह इस AB रेखा के समानांतर में इस AE रेखा जो है, AE रेखा यानी कि E बिंदु से हम इस रेखा के समानांतर रेखा इस तरह से खींच देंगे। मान लीजिए ये आगे इस तरह से, तो हमारा ये जो बिंदु आ गया, मान लीजिए ये F बिंदु आ गया। आज समझ में आई बात? इस रेखा AB के समानांतर में E बिंदु से समानांतर रेखा और AC के समानांतर में बिंदु D से समानांतर रेखा खींचेंगे, तब हमारा ये बिंदु F आएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है हमारी ये वाली, ये बिंदु यहाँ पे जो स्टूडेंट गलती करेगा वो क्या करेगा कि ये डिस्टेंस प्रकार में भरेगा, जो हमको नहीं भरनी है, हमको डिस्टेंस भरनी है ये वाली। ये डिस्टेंस हमको भरनी है जो मैंने व्हाइट चौक से बनाई है, इसको प्रकार में भरना है। ये 20 नहीं आएगी, कम आएगी, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे प्रकार में भर के और फिर से हम चाप लगाएंगे। तो आप देखो किस तरह से होगा। इस तरह से हमारा ये चाप बनेगा, क्योंकि इन दोनों रेखाओं को आपस में टच करेगा। ये जो डिस्टेंस है ये हमको लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नहीं लेना, इस चीज को ध्यान रखना। तो बना लेंगे आप, बनाओ। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो कोशिश करें कि आप जितने भी अपने ITI के जो साथी हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं या किसी भी स्टेट में पढ़ रहे हैं, तो उनको आप ये मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। मेरे जो पढ़ाने का तरीका है उसके अंदर मैं बहुत बारीकी से चीज़ को समझाने का प्रयास करता हूँ, जो कि जल्दी से आपको किसी अन्य वीडियो में शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बुक भी लिख चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करता रहता हूँ। तो आप अगर मेरे इस
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसको तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलते जाएंगे, और जितना आप इसको अपने दोस्तों को बताएंगे तो उनका भी शायद लाभ हो सकता है। क्योंकि ये जो मैं चित्र बना रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, मैं ये चित्रें जो है शीट पे भी बना करके कुछ वीडियोस डाल चुका हूँ, आगे आने वाले समय में डालूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।